Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is सावले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं ज़ाबिर हुसैन। ज़ाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। ज़ाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत भरी प्रमुख है। आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ आया सावले सपनों की याद, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। बात करते हैं इस पाठ के शीर्षक के बारे में कि सावले सपनों की याद, कि किसी भी रचना का शीर्षक उसके भावों या कथा वस्तु पर केंद्रित होता है। लेखक द्वारा रचित संस्मरण का शीर्षक सावले सपनों की याद पूर्णतः सार्थक है। यह संस्मरण लेखक ने अपने मित्र सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेखक को लगता है कि सालिम अली पक्षियों की खोज में निकल गए हैं और जल्द ही गले में दूरबीन लटकाए वापस आ जाएंगे। लेखक से अपने मित्र की मृत्यु का दुख सहन नहीं होता। उनकी यादें उनके हृदय में सावले सपनों के समान समाई हुई है, अतः यह शीर्षक उपयुक्त एवं सार्थक है। अब बात करते हैं सालिम अली जी के बारे में कि सालिम अली प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे, जिनकी जो 100 वर्ष के लगभग जिनकी आयु पहुंचने वाली थी और लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन उनकी आंखों की रोशनी ज्यों की त्यों बनी रही थी। सालिम अली एक भ्रमणशील स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके हृदय में पक्षियों तथा प्रकृति के प्रति विशेष लगाव था। उनका जन्म 18 नवंबर 1996 में हुआ था। उन्होंने प्रकृति की दुनिया में पक्षियों की खोज को नए आयाम दिए। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें पक्षियों के रोमांचक किस्से हैं। उन्होंने आजीवन पक्षियों के संरक्षण का संकल्प लिया और निभाया। वे अंततः 20 जून 1987 को इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। पाठ के बारे में बात करते हैं कि लेखक उनकी शव यात्रा का वर्णन करते हुए इस पाठ का आरंभ करते हैं और कहते हैं कि सालिम अली को उनके सपनों के साथ बिना किसी बाधा के अंतिम यात्रा पर ले जाया जा रहा था। उनकी यह यात्रा अन्य यात्राओं से सर्वथा भिन्न थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पशु पक्षियों और प्रकृति की चिंता में ही व्यतीत किए। आज वे भी प्रकृति में इस प्रकार लीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर इस नश्वर शरीर को छोड़ देता है। सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखें, लेकिन यह उनका विचार था कि लोग पक्षी, जंगल तथा झरनों को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता कि जब तक वह प्रकृति को अपने अंदर महसूस नहीं करेगा, वह उस संगीत को से रोमांचित नहीं हो सकता। मनुष्य के बारे में सालिम अली का कुछ ऐसा ही अनुभव था। लेखक बताते हैं कि आज भी यदि कोई वृंदावन में जाता है तो उसे याद आता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने किस प्रकार रासलीलाएं रची थी, गोपियों से शरारतें की थी, माखन से भरे भांडे फोड़े थे, दूध तथा छाछ को पिया था।
यही नहीं, उन्होंने छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में मधुर बांसुरी बजाई थी, जिससे पूरा वृंदावन संगीतमय हो गया था। यह सब कब हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी आज भी हमें याद दिला देता है। आज भी ऐसा लगता है जैसे कि सुबह सुबह भीड़ को चीरकर कोई हमारे सामने आएगा और बांसुरी की मधुर ध्वनि से हमें मोहित कर लेगा। सायंकाल में जब उपवन का माली पर्यटकों को कुछ बताता, ऐसा लगता है कि वे कृष्ण किसी भी क्षण कहीं से आ जाएंगे और संगीत का जादू सारी वाटिका में छा जाएगा। परंतु लेखक इन पुरातन कथाओं की चर्चा करने से पहले दुबले शरीर वाले सालिम अली पर नज़र डालना चाहते हैं। वे 100 वर्ष पूरे करने जा रहे थे, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। जीवन के अंतिम समय तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा करते रहे। सालिम अली के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सालिम अली जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। उनकी आंखें क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस जगह को क्षितिज कहा जाता है। कि उनकी आंखें क्षितिज तक फैलकर प्रकृति को बांध लेती थी। वे प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। यही नहीं, वे प्रकृति में हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया को पहचानते थे। बड़े परिश्रम के बाद उन्होंने अपनी यह प्रकृति के साथ दुनिया, यह संसार बनाया था, और इस काम में उनकी पत्नी, उनकी जीवन साथी तहमीना ने भी पूर्ण सहयोग दिया था। यही नहीं, सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाना चाहते थे, और इसके लिए वे उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने सालिम अली ने रेगिस्तानी हवाओं से केरल की साइलेंट वैली पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का वर्णन किया, और उन्होंने बताया कि यदि ऐसे ही होता रहा तो वहाँ रहने वाले असंख्य पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सालिम अली के प्रकृति व पक्षी प्रेम को देखकर प्रकृति प्रेम और पशु पक्षियों की वेदना को समझने वाले चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। परंतु आज न सालिम अली है न चौधरी साहब। लेकिन यह प्रश्न उठता कि आज ऐसा कौन है जो सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का बीड़ा उठाएगा। अर्थात इन पक्षियों के बारे में और प्रकृति के बारे में आज कौन इतनी गहराई से मनन करेगा? कौन अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कौन उनके संरक्षण के बारे में सोचेगा? लेखक सालिम अली के बारे में बताते हैं कि सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम की अपनी आत्मकथा लिखी। सालिम अली की चर्चा करते करते लेखक को डॉक्टर D.H. लॉरेंस की याद आती है, जो एक प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में लिखने को कहा। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के बारे में लिखें। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के विषय में कुछ भी लिखना असंभव है। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। वे एक नेक दिल और पक्षी प्रेमी व्यक्ति थे। उनके जीवन से संबंधित कोई भी बात किसी से छिपी हुई नहीं थी। उनका पूरा जीवन प्रकृति और पक्षियों को समर्पित था। उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया चिड़िया भी उनसे अच्छी तरह परिचित थी। इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया ही उनके विषय में अधिक जानती है। उनके बारे में ऐसी बात, यही स्थिति लेखक ने सालिम अली की बताई है। उनके बचपन की एक घटना का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि बचपन में सालिम अली एयरगन से खेलते थे। एक बार उन्होंने एयरगन चलाकर एक नीले कंठ वाली गोरैया चिड़िया को घायल कर दिया। उस घायल पक्षी की दयनीय दशा देखकर, उसका करुण क्रंदन सुनकर उनका मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसी दिन से प्रण लिया, संकल्प लिया कि वह पक्षियों का संरक्षण करेंगे, और आजीवन इस संकल्प को उन्होंने निभाया था। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया था और उन्हें एक पक्षी प्रेमी
बना दिया था। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप बन गए थे। पाठ में एक लाइन में उन्होंने कहा कि सालिम अली नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक, स्वाभाविक, प्रतिरूप, नमूना, नकल की नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन के प्रति उनके जो अनुभव रहे थे, उनकी जो नई नई खोज रही थी पक्षियों के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम रहा था, उन्होंने उन्हें प्राकृतिक जीवन का प्रतिनिधि बना दिया था। और उनकी इन सब अनुभवों ने उन्हें नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप के रूप में स्थापित कर दिया था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि सालिम अली के जीवन में प्रकृति और पक्षियों के प्रति इतना अनुभव था। उन्होंने पक्षी और प्रकृति जगत को बहुत गहराई से जाना और समझा था। वे भ्रमणशील स्वभाव के व्यक्ति थे, हमेशा अपने गले में एक दूरबीन लटकाए रहते थे। उनके पक्षी प्रेम में बनावटीपन बिल्कुल नहीं था। उनका अनुभव एक छोटे से टापू की तरह सीमित न होकर विशाल सागर के समान अथाह गहराई लिए हुए था। इसलिए लेखक ने उनके अनुभव को टापू न बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरा ऐसा कहा है।